हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट फिजिक्स क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग डायमेंशन का तीसरा यूज़ देखने वाले हैं। ठीक है, पहले के लेक्चर्स में हमने डायमेंशन के दो यूजेस पढ़ चुके थे। कौन कौन से दो यूज़ थे? तो पहला यूज़ था यूनिट कन्वर्जन और दूसरा यूज़ था इस्टेब्लिश करना, मतलब कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है उसको डायमेंशनली करेक्टनेस उसका चेक करना कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो दोनों तरफ का डायमेंशन हम लोग निकाल के LHS RHS का देख लेते थे। आज हम लोग तीसरा यूज़ इसका पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा यूज़ क्या है, आइए देखते हैं। डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको दी जाएगी, वो फिजिकल क्वांटिटी दूसरी कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही होंगी, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा। और जब वो फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होगी तो वहाँ पे हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो भी है इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहले लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, derive an expression, derive an expression, derive an expression for centripetal force, for centripetal force F acting on a particle, acting on a particle of mass m, of mass small m, moving with velocity v, moving with velocity v in a circle of radius r, in a circle of radius r, in a सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। बच्चों देखिए, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप देख लेंगे और फिर हम जो क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद वो आप खुद से करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है? तो डायमेंशन की हेल्प से हमको फॉर्मूला डिराइव करना है। किसका? सेंट्रीपिटल फोर्स का, F सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? तो मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स मान लो मास पे डिपेंड कर रहा है। मास के किस पावर पे डिपेंड कर रहा है? अरे एक हो गया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास की पावर 1 यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, या फिर ये भी हो सकता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर, ये भी हो सकता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m क्यूब, ये भी हो सकता है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर 4। तो मतलब मास के किसी पावर, कोई भी पावर हो सकता है, वो पावर हमको नहीं पता ना, उस पर डिपेंड कर रहा होगा। तो चलो मान लो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, और v पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब वेलोसिटी v की पावर b और r की पावर c। भाई ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स था ये मैं 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा था। कौन कौन सी? मास, वेलोसिटी और रेडियस। मास के किस पावर पे डिपेंड कर रहा है? ए मान लो। वेलोसिटी के किस पावर पे डिपेंड कर रहा है? बी मान लो। रेडियस के किस पावर पे डिपेंड कर रहा है? सी मान लो। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू के, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाएंगे।
m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। अब यहाँ पे बच्चों डायमेंशन डाल दो। फोर्स का डायमेंशन सबको पता है, m l t माइनस 2। k का डायमेंशन कुछ नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अच्छा, हर जगह प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन 0 होता है कि नहीं बच्चों? नहीं। यहाँ पे मास का m की पावर a, वेलोसिटी lt माइनस 1 की पावर b, रेडियस l की पावर c। बच्चों दिख रहा है ना? यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, m की पावर a, l की पावर ये देखो b, t की पावर माइनस b, l की पावर c। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर माइनस b। अब यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड को कंपेयर करो। यहाँ पे देखो m की पावर 1 है, वहाँ पे देखो m की पावर a है, तो a इक्वल टू 1, b प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे देखो l की पावर 1 है, वहाँ पे l की पावर b प्लस सी है, तो b प्लस सी इक्वल टू 1, t की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस b, तो माइनस b इक्वल्स टू माइनस 2, मतलब b इक्वल्स टू 2। b की वैल्यू 2 डाल दो यहाँ पे, 2 प्लस सी इक्वल्स टू 1, सी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1। ठीक है, a b और c की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 1, b की वैल्यू 2। अब इसको बच्चों पुट कर देना बस, और कुछ नहीं करना है। तो मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, अरे कुछ नहीं, चलो इधर कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, वी गेट। भाई a, b और c की वैल्यू डाल दो ना, यहाँ पे डाल दो, क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 1, तो f इज इक्वल्स टू k m, a की वैल्यू 1, सॉरी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, r की वैल्यू मतलब c की वैल्यू माइनस 1, माइनस 1 को नीचे ले आओ, तो k m v स्क्वायर बाई r, ये हमारा रिलेशन डिड्यूस हो गया, डिराइव हो गया, ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट डाउन करो। चलो इसको नोट डाउन करो, इस पे एक और क्वेश्चन कराते हैं बढ़िया सा। या फिर छोड़ो, डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन बता देते हैं। चलिए ये नोट डाउन हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। तो आपने डायमेंशन के तीनों यूज़ पढ़ लिए। डायमेंशन के तीनों यूज़ आपने पढ़ लिए। अब आपको लिमिटेशन पढ़ने हैं, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका लिमिटेशन क्या है? तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या लिमिटेशन है? पहला, दिस मेथड डज नॉट
tells us about the ये मेथड जो है हमको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में बिल्कुल नहीं बताता है, ठीक है। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का अगर कुछ डायमेंशन हुआ तो हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का कुछ डायमेंशन नहीं है तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का कुछ डायमेंशन हुआ, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का हमको डायमेंशन मतलब उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन, ये डायमेंशनल एनालिसिस मतलब इस मेथड से हम नहीं पा सकते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में कोई मतलब इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, this method is not used, can't be used या फिर is not used, sorry this method cannot be used to derive composite expressions मतलब ये मेथड को हम यूज़ करके कंपोजिट एक्सप्रेशन से डिराइव नहीं कर सकते हैं। कंपोजिट एक्सप्रेशंस का क्या मतलब है, मान लो फॉर एग्जांपल हमको डिराइव करना पड़ गया E इज इक्वल्स टू हाफ mv² plus mgh. You know, this is the kinetic energy, this is the potential energy, sum of kinetic and potential energy, we can say that mechanical energy, total mechanical energy. तो ये composite relation है, क्योंकि वैसा रिलेशन जिस रिलेशन में एक से ज़्यादा टर्म्स हों किसी एक साइड पे, वो रिलेशन जिसमें किसी एक से ज़्यादा टर्म्स हो किसी एक साइड पे LHS या फिर RHS, तो उसको हम कंपोजिट रिलेशन कहते हैं। और कंपोजिट रिलेशंस हम डिराइव नहीं कर सकते, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ कर सकते। एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे S इज इक्वल्स टू, ये आप लोग पढ़े होंगे, ut प्लस हाफ at²। अरे ये क्यों नहीं डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि अरे वो देगा कि S डिपेंड कर रहा है U पे, T पे, A पे, ठीक है। तो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u की पावर a, t की पावर b, a की पावर c ले लेंगे, तो सब तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया ना। प्लस वाला टर्म कैसे डिराइव होगा, तो प्लस वाला टर्म डिराइव ही नहीं हो पाएगा। तो जो भी कंपोजिट रिलेशंस हैं, जैसे कि E इज इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस mgh या फिर S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², इस प्रकार के जितने भी कंपोजिट रिलेशंस हैं उनको हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन करिए, ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अच्छा, एक और चीज़, लॉगरिथमिक फंक्शन जितने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने होते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जितने होते हैं, उनका डायमेंशन 0 होता है। 0 का मतलब m0, l0, t0, ठीक है। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, चाहे वो साइन, कॉस, टैन, जितने भी हो गए, 6 हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस जो हैं, जैसे log 2x प्लस t, जो भी ले लो, लॉग बेस ई ले लो, लॉग बेस 10 लो, कोई भी बेस ले लो, लॉगरिथमिक फंक्शन अगर है तो उसका डायमेंशन m0, l0, t0 ही आएगा। और अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई है तो उसका भी डायमेंशन 0 ही आएगा, m0, l0, t0 ही आएगा। तो जिसके डायमेंशन, जिस क्वांटिटी का डायमेंशन m0, l0, t0 आता है, यानी कि जो क्वांटिटी हमारी डायमेंशनलेस होती है, उसको हम फार्मूला डिराइव करते समय डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका तीसरा लिमिटेशन यही हो जाएगा, वी कांट डिराइव रिलेशंस, वी कांट डिराइव रिलेशंस in which trigonometric and in which trigonometric exponential and logarithmic functions are involved
मतलब जिस रिलेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व है, उस प्रकार के जितने भी फिजिकल इक्वेशंस होंगे उनको हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 3 लिमिटेशंस हो गए, बाकी और सारे हैं पर अभी 3 ही हैं, नोट करिए। ठीक है, जो इस क्लास में हम लोग अभी तक डायमेंशनल एनालिसिस का पूरा पढ़ चुके हैं। जितना यूजेस है, 3 यूजेस थे। पहला यूज़ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स था। दूसरा यूज़ क्या था कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन आपको देता था, उस फिजिकल इक्वेशन को आप डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है उसको चेक करते थे। कैसे चेक करते थे? LHS का डायमेंशन निकालते थे, RHS में डायमेंशन निकालते थे। ठीक है, और एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप लोग पढ़े हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स अपीयर हो रहे हैं उन सब का डायमेंशन सेम होगा। जितने भी टर्म्स किसी फिजिकल इक्वेशन में अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो प्लस के साथ हो चाहे वो माइनस के साथ हो, उन सब का डायमेंशन इक्वल होगा। जैसे a प्लस बी में a और b का डायमेंशन इक्वल, a माइनस बी में a और b का डायमेंशन इक्वल। अगर a इक्वल टू b है और ये सिग्निफिकेंट डेटा है, हाँ मतलब वो मीनिंगफुल साउंड करना चाहिए, अगर वो सिग्निफिकेंट डेटा है तब हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये है हमारी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस पे 2-3 क्वेश्चन कराने हैं। और उसके बाद तीसरा यूज़ हम लोग पढ़े थे कि डिड्यूस करना फिजिकल इक्वेशंस को, कि मतलब एक तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी दे देगा और वो 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज़ पे कहेगा कि ये डिपेंड कर रही हैं, और वहाँ से डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करके उस रिलेशन को हमको डिड्यूस करना पड़ेगा। इसका लिमिटेशन क्या है? तो 3 लिमिटेशंस हैं। पहला कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, न तो उसकी वैल्यू देता है न तो उसका डायमेंशन देता है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस कोई भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं देता है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन को जो कि कंपोजिट हो उसको डिराइव नहीं कर सकते। कंपोजिट इन द सेंस कि एक फिजिकल इक्वेशन में एक से ज़्यादा टर्म्स अगर अपीयर हो रहे हैं तो उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डिड्यूस नहीं कर सकते हैं, डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो लिमिटेशन था वो ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई इक्वेशन है, उसमें फंक्शन अपीयर हो रहा है। कौन से फंक्शन? तो 3 प्रकार के, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। अगर ये फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके फिजिकल इक्वेशन में तो आप इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अभी की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में 3-4 बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।